एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को कपड़ा सही से मिल पाता था और ना ही खाने के लिए भोजन। किशन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करने जाया करता था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह किस्मत को ही सब कुछ मान के बैठा रहता था। उसे लगता था कि जितना उसकी किस्मत में होगा वह उसे घर बैठे ही मिल जाएगा। एक दिन गांव का एक समझदार आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, आखिर तुम इतनी मुश्किल भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो। काका, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। बेटा, यही गलती तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। उन्होंने भी खुद को पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घर पर ही पड़े रहते थे। ऐसे ही तुम्हारे पिता ने किया। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और 2-4 दिन का भूखा हो जाता, तभी कहीं जाकर वह मजदूरी करने निकलता। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पूर्वजों की इन्हीं गलतियों की वजह से है। काका, आखिर मैं क्या करूं? देखो किशन, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, मगर तुम्हारे पास न जमीन है न ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे। काका, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता। मिलता है तो भी 2-4 दिन का ही मिलता है। किशन, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। अरे, जब काम ही करना है तो कहीं भी कर सकते हो। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर किशन में जोश भर आया। वह जल्दी से काका से बोला, काका, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा। विवाह करने के लालच में किशन दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सके। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है। अब मुझे काका से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर किशन काका के पास गया और उससे कहने लगा, काका, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूँ। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी लड़की अच्छी हो तो। लेकिन एक और बात बेटा, देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते। थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। भले ही उसे छोटे मोटे काम ठीक से करने ना आते हो, ठीक वैसे ही लड़के के बारे में भी लोग झूठ मूठ की बातें जोड़ देते हैं। चाहे लड़के के पास जमीन जायदाद ना हो, किराए के मकान में रहता हो, घर में खाने को अनाज तक ना हो, लेकिन जब विवाह करना हो तो कहेंगे कि लड़के के पास बहुत जमीन है, वह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी है, और कहेंगे कि आपकी बेटी इसका साथ जाएगी तो मानो दूध की नदियों में नहाएगी। शादी ब्याह में लोग इस तरह का झूठ मूठ बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आऊंगा तो मैं भी झूठ बोलूंगा। तुम बस चुपचाप सुनते रहना, उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। काका किशन को अच्छी तरह समझा देता है और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर किशन के घर आता है। देखो मनोहर जी, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर और मेहनती लड़का है।
इसके पास पूरी 150 बीघा बटाईदारी जमीन है और उसमें बहुत अच्छी फसल भी होती है। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को काका लेकर आया था उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 150 बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे यह लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। मैंने एक बार जबान दे दी तो बस दे दी, फिर मैं मुकरता नहीं हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का करके आया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला ही है, ना कोई भाई है ना बहन। हमारी बेटी राज करेगी और उसके पास अपनी बटाईदारी की 150 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। वो जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। अरे आप पगला गए हो क्या? कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी। समझे आप? लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर सकता हूँ? अगर सच में उसके पास जमीन है तो उससे जमीन के कागज मांगो। देखना वो कैसे दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उसे जमीन के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह मनोहर किशन के घर पहुंच जाता है। मनोहर को अपने घर देख किशन जल्दी से काका को बुला लाता है। तभी काका बोले, बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, वादा करके मुकरता नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 150 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही काका के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह बुरी तरह से घबरा गया और बोला, भाई आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वह जमीन खरीद लेगा। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि यह जमीन खरीद लेगा, वह भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहाँ नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला गया। किशन काका की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। झूठ बोलने से, विवाह की बात बिगड़ जाने की वजह से किशन का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता था। जहाँ भी काम करने जाता, ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। मजबूरी में वो फिर से अपने गांव से निकलकर आसपास के गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ भी मन लगाकर काम नहीं करने के कारण निकाल दिया गया। उसी गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी उर्मिला
और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भोली और अच्छे स्वभाव की महिला थी, बल्कि जमींदार किसी की भी बातों में आ जाता था। जमींदार के पड़ोस में ही एक महिला रहती थी, शांति, जो काफी लालची थी। उसके मन में उर्मिला के प्रति काफी ईर्ष्या थी और वह जमींदार की सारी धन संपत्ति हड़पना चाहती थी। यह उर्मिला अपने आप को समझती क्या है? जमींदार से शादी क्या हो गई? यह तो उड़ने लगी है। इसका कुछ करना पड़ेगा। अब देखती हूँ यह कितने दिन जमींदार के साथ रह पाती है। एक दिन जमींदार किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तभी उसे वह महिला रोक लेती है और उर्मिला को लेकर भड़काने लगती है। आपको पता है, आपने उर्मिला से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। वह उर्मिला बहुत की नीच औरत है। वह आपकी शादी से पहले दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और अभी वो आपके पैसों की वजह से आपसे शादी की है। आपके बाहर जाने के बाद वो बहुत फिजूल खर्ची करती है। मेरी मानो तो आप उसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? हमारी एक बेटी भी है। तो क्या हुआ? मेरे पास एक योजना है जिससे ना तो आपकी बेटी रहेगी और ना आपकी पत्नी। जमींदार उस शांति के बहकावे में आ जाता है। वह उर्मिला के लिए जमींदार के मन में नफरत पैदा कर देती है और शांति की योजना को बड़ी ध्यान से सुनने लगता है। जब वह बातें कर ही रहे थे, तभी उर्मिला भी वहीं आ जाती है और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती हैं। उनकी बातें सुनकर उर्मिला काफी घबरा जाती है, क्योंकि शांति उसे और उसकी बेटी को जलाने की साजिश कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो अपनी बेटी को लेकर उसी समय घर से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ किशन के हालात इतने बिगड़ गए कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। वह एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत। बस घर के नाम पर यह टूटी फूटी झोपड़ी है। यहाँ इस तरह रहने से अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं। शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद किशन दूसरे दिन अपने घर से शहर के लिए निकल गया, लेकिन उसे शहर का रास्ता पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि शहर कहाँ है, वहाँ उसे काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुँच गया। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो बुरी तरह घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। किशन यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो लकड़ियां लेकर जा रही थी। यह देख किशन की जान में जान आई। जरूर यह औरत इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस औरत के घर ठहर सकता हूँ। भले ही यह मुझे खाने के लिए कुछ ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। किशन चुपचाप उस औरत के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद किशन ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। औरत ने लकड़ियों को झोपड़ी में रखा और खुद घर के अंदर चली गई। किशन जल्दी से उस औरत के पास गया। किशन को देखकर वह हैरान रह गई। वो किशन से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी किसी को इस जंगल में आते नहीं देखा। जी, मेरा नाम किशन है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। आपको इधर लकड़ियों के साथ आते देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रोक सकती और ना ही मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। इस जंगल में मैं और कहाँ जगह तलाश करूं?
मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। अगर आप कहो तो मैं लकड़ियों की झोपड़ी में रह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें लकड़ियों की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा, तू मेरी लकड़ियों को चुराकर भाग जाए तो? इसीलिए मैं तुझे लकड़ियों की झोपड़ी में नहीं रख सकती। ऐसा मत कहो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर, जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा। मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उस औरत की बात सुनकर किशन समझ गया कि यह औरत बहुत बेरहम है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। अगर यह मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर। इस औरत का विचार बदल दे। इस जंगल में अब इसके सिवा कहीं दूसरा आसरा नहीं है। किशन ये सोच ही रहा था कि वह औरत उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। उस औरत की यह बात सुनकर किशन समझ गया कि वह उसे क्यों नहीं रुकने दे रही है। अरे अरे, माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे बहुत दूर जाना है। अच्छा, अब निकलता हूँ। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो, मैंने रात में एक सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है। और भला सपने में कैसे शादी हो सकती है? आप पागल हैं क्या? मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं ये नहीं मानता। तुम पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। शहर भी पहुँचना है। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं रुक जाता हूँ, मगर जब तुम्हारी माँ आएगी तो ये सब सुनकर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी। वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वह बहुत खुश होंगी। उर्मिला जब शाम के वक्त लकड़ियां लेकर घर आई तो घर में किशन को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने किशन को विवाह के लिए मना लिया। उर्मिला किशन से बोली, क्या हुआ, तुम शहर नहीं गए? क्या बात है, अभी तक यहीं पर हो? मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। ये न जाने कैसी कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। लगता है ये पागल हो गई है। फिर नंदिनी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर उर्मिला किशन से कहती है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये आप क्या कह रही हो? भला सपने में कैसे शादी हो सकती है? किशन, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं रामपुर गांव के जमींदार की पत्नी उर्मिला हूँ। जमींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली और उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। इस जंगल में रहते हुए हमें काफी समय हो गया, लेकिन किशन पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या करके अपने चहेतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। लेकिन क्या ये बात प्रधान जी को पता नहीं चली? उन्होंने इसकी जांच नहीं की क्या? उसने खुद ही प्रधान जी के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराया ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। लेकिन प्रधान जी के गुप्तचरों ने सब पता लगा लिया, जिससे सारे राज खुल गए। असली हथियारनी वह नीच औरत ही निकली। अब प्रधान जी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी। लेकिन यह सब आपको कैसे पता चला? आपने तो कहा ना, यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आता है।
यह सब जब मैं लकड़ियां काट रही थी, तब हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे यह खबर देने आया। जमींदार जी लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी है। अब जमींदार जी तो रहे नहीं, जिससे अब पूरी जमीन हमारी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। नंदिनी तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसीलिए अब तुम उसके पति हो। आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वह रोज पति बदलना चाहती है। लेकिन इंसान का दिल कभी ना कभी पछतावे से भर जाता है। मेरे पति जमींदार ने भी गलती की थी, मगर शायद मरते वक्त उन्हें ग्लानि हुई हो। तभी तो उस नीच औरत से छुपकर बेटी के पास ना रहते हुए भी सारी जमीन नंदिनी के नाम कर गए। अगले दिन किशन, उर्मिला और उसकी बेटी नंदिनी के साथ जमींदार की हवेली में चला गया और नंदिनी जमींदारनी बन गई। उसके बाद किशन अपनी पत्नी और उर्मिला के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर, जिसके अंदर एक मटमैला सा बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पर गीता अधमरी सी हालत में लेटी हुई थी। तभी मंगल अपना फावड़ा कंधे पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। सुनो जी, आज इतनी सुबह ही चल दिए। और क्या तुम्हारी तरह घर में बीमार पड़ा रहूं? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। अब तो ये दिन आ गया है कि खाना भी मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ? चल, अब ज्यादा जुबान मत लड़ा। मैं काम पर जा रहा हूँ और सुन, शाम को जब लौटूं तो खाना तैयार चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मंगल बिना पीछे देखे फावड़ा उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। गीता आंखें मूंदकर आंसू पोंछ लेती है। गांव की पगडंडी पर मंगल तेज कदमों से चल रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। इस औरत को तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए। घर का कोई काम धंधा करना नहीं, बस लेते रहना है। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी है। वह खेत की तरफ बढ़ता है, मगर उसके चेहरे पर थकान और मन में चिड़चिड़ापन साफ झलकता है। उधर गीता बिस्तर से उठकर धीरे धीरे चूल्हे की तरफ जाती है। वह लकड़ी रखकर आग जलाने की कोशिश करती है, मगर धुएं से उसकी खांसी बढ़ जाती है। वह दीवार का सहारा लेती है और धीरे से बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे अपने ही मुझ समझ नहीं पा रहे। काश ये समझ पाते कि बीमारी कोई सुख नहीं है। मंगल सेठ के खेत पर पहुंचता है। वहां उसका पुराना साथी गोविंद मिट्टी खोद रहा होता है। गोविंद उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे मंगल भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए। घर पर सब कुशल है ना? कुशल कैसा होगा? औरत बीमार होकर छाती पर पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि घर का काम करूं या मजदूरी। भाई, औरत घर का स्तंभ होती है। अगर वह सच में बीमार है तो उसकी सेवा करना पति का फर्ज है। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे छोड़ो गोविंद, औरतें नाटक ही करती हैं। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती है। गोविंद तेजी से मिट्टी खोदता जा रहा था, जबकि मंगल थका थका सा काम कर रहा था। तभी दूर से सेठ हाथ में लाठी लिए खेत पर आता है। वह दोनों के किए गए काम को देखता है। अरे मंगल, ये क्या कर रहा है तू? देख, गोविंद ने तुझसे कितनी ज्यादा जमीन खोद दी है और तू अभी तक सिर्फ एक गट्ठा भर ही खोद पाया है। सेठ जी, क्या आपको मुझ में ही कमी दिखती है या मुझे नीचा दिखने में आपको आनंद आता है? आपने यह नहीं देखा कि मैं सुबह से बिना रुके मेहनत कर रहा हूँ। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? सुन मंगल, मैं सबको मजदूरी बराबर देता हूँ तो काम भी सबके बराबर ही लूंगा। मेहनत की गिनती बहानों से नहीं, काम से होती है, समझा? यह सुन मंगल का चेहरा लाल हो जाता है। वह फावड़ा हाथ में कसकर पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे ओ सेठ, तू कौन सा हमारा भला करता है? पैसों के लिए हमें महीनों तक
तेरे घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी मजदूरी तो तुझ जैसे लोग डकार जाते हैं और ऊपर से हमें ही नीचा दिखाते हैं। मंगल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। अभी के अभी मेरे खेत से बाहर निकल जा और सुन ले, अब कभी मेरे खेत में दिखाई मत देना। मंगल गुस्से में कांपता है। वह फावड़ा कंधे पर रखकर तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर अपमान और गुस्से की झलक साफ थी। गोविंद उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे मंगल भाई, गुस्से में फैसला मत ले। कम से कम अपनी रोजी रोटी तो मत खो। अब इस सेठ की गुलामी नहीं करनी मुझे। भूखा रह लूंगा, लेकिन इसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। फिर वह तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में फैली थी। मंगल घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी झलक रही थी। हाथ में पुराना फावड़ा था जिसे वह जमीन में ठोक रहा था, मानो जैसे मन का गुस्सा निकाल रहा हो। तभी दूर से गोविंद कंधे पर कुल्हाड़ी रखे आता है। अरे मंगल, क्या हुआ भाई? तू अभी तक कल वाली बात को लेकर परेशान बैठा है। क्या करूं गोविंद, घर में बीवी ने परेशान कर रखा है और बाहर यह सेठ। लगता है जिंदगी जैसे मेरे खिलाफ हो गई है। अरे तू इतना मत सोच। चल दोनों जंगल चलते हैं। लकड़ी काटकर बेचेंगे तो कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। सेठ के टुकड़ों पर क्यों जीना? ठीक कहता है तू, अब यही सहारा बचा है। दोनों उठते हैं। मंगल घर के भीतर से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। फिर दोनों कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। गांव की पगडंडी पर दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक ओर हरे भरे खेत, दूसरी ओर दूर तक फैला घना जंगल दिख रहा था। देख मंगल, जंगल बड़ा है। मेहनत करेंगे तो इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि 2-3 दिन का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन मन भारी है। न जाने कब तक ये हालात यूं ही चलेंगे। अरे भाई, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बस मेहनत करना मत छोड़। दोनों बातें करते करते जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं। जंगल के भीतर दोनों पेड़ों को देख परख कर लकड़ी काटने की जगह चुनते हैं। चलो इस पेड़ से शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी काम शुरू करते हैं ताकि शाम से पहले गांव लौट सके। दोनों कुल्हाड़ी से पेड़ों की डालियां काटना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मंगल लकड़ी काटते काटते थक कर पास बैठ जाता है। तभी उसके कानों में जंगल से अजीब सी आवाज आती है। गोविंद, तूने सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। कौन सी आवाज? अरे ये तो जंगल है। यहाँ हवा के साथ ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं। तू चिंता मत कर। मंगल और गोविंद पेड़ों की डालियां काट रहे थे। तभी पीछे से एक दुबली पतली बूढ़ी औरत आती है। उसके बाल सफेद और कपड़े फटे पुराने थे। अरे बेटा, जरा सुनो, क्या मेरे लिए भी थोड़ी लकड़ी काट दोगे? अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। इस बूढ़े शरीर में अब ताकत कहाँ बची है कि मैं लकड़ी काट सकूं? अगर तुम मेरे लिए थोड़ी लकड़ी काट दोगे तो मैं उनसे अपने लिए थोड़ा खाना बना लूंगी। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? खुद करो अपना काम। गोविंद मंगल की ओर हैरानी से देखता है। मंगल, ये तू क्या कह रहा है? सामने कोई असहाय खड़ा है और तू इस तरह बात कर रहा है। अरे गोविंद, तू नहीं जानता इन लोगों को। ये लोग हमें नौकर समझते हैं। एक बार मदद कर दे तो बार बार सिर पर चढ़ जाते हैं। गोविंद मंगल की बात अनसुनी करके बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा, मंगल दिल का बुरा नहीं है, बस हालात ने उसे कड़वा बना दिया है। आप चिंता मत करो, मैं आपको लकड़ी काट कर दूंगा। उसके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। इसके बाद गोविंद लकड़ी काटना शुरू करता है। मंगल पास खड़ा गुस्से में देख रहा था। गोविंद, मेरे मना करने पर भी तू उस बूढ़ी औरत के लिए लकड़ी क्यों काट रहा है? अरे मंगल, तुम उस बूढ़ी औरत की उम्र नहीं देख रहे। इस उम्र में वह सब कैसे करेगी? अरे बूढ़ी है तो मर क्यों नहीं जाती? क्यों जी रही है बोझ बनकर? गोविंद उसकी बात को अनसुना कर लकड़ी इकट्ठा करता है। फिर उठाकर बूढ़ी औरत की ओर बढ़ता है। मंगल भी नाराज होते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ी औरत दोनों को उस झोपड़ी के पास ले जाती है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनापन था। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम इन लकड़ियों को मेरे घर के अंदर रख दोगे? अरे तुमसे इतना भी नहीं होता। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर खूब काम करवाती हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है।
मैं तो लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार ही बात करती हूँ। जो जैसा होता है मैं वैसा ही बर्ताव करती हूँ। मंगल गुस्से में खड़ा था, लेकिन बूढ़ी औरत की शांत और विनम्र बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। गोविंद लकड़ियां उठाकर झोपड़ी के भीतर रखता है। तभी उसकी नजर कोने में टंगी कई पुरानी और चमचमाती कुल्हाड़ियों पर पड़ती है। उनमें से एक कुल्हाड़ी सोने जैसी दमक रही थी। अरे अम्मा, आपके पास तो इतनी सारी कुल्हाड़ियां हैं और ये तो सोने की कुल्हाड़ी लग रही है। इतना सुनते ही मंगल तुरंत भीतर आ जाता है। उसकी आंखें लालच से फैल जाती हैं। वह सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर नजर गड़ाता है और धीरे धीरे मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यह तो सचमुच सोने की कुल्हाड़ी है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अम्मा, ये इतनी सारी कुल्हाड़ी आपके पास कैसे आई? गोविंद, तुझे नहीं पता क्या यह कुल्हाड़ियां इस बूढ़ी ने तुझ जैसे लोगों को मूर्ख बनाकर ही इकट्ठी की होंगी। बूढ़ी औरत शांत भाव से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से ही लकड़ी काटने का शौक था, इसीलिए अलग अलग जगह से कुल्हाड़ियां इकट्ठी करती रही। इसी शौक के चलते मेरे पास यह सब है। गोविंद आदर से सिर हिलाता है, जबकि मंगल अविश्वास और लालच में कुल्हाड़ियों को घूरता रहता है। एक बात और बेटा, जब कोई मुझसे कुल्हाड़ी मांगता है तो मैं उसे कुल्हाड़ी दे भी देती हूँ। मंगल यह सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या सच में अम्मा, अगर मैं मांगू तो आप मुझे कुल्हाड़ी देंगी? क्यों नहीं बेटा, जरूर दूंगी। लेकिन अम्मा, मैंने तो आपकी कोई मदद भी नहीं की, फिर भी आप मुझे कुल्हाड़ी देंगी? बेटा, हर कोई अपना अपना कर्म करता है। तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था और जो मैं करूंगी वह मेरा कर्म होगा। यह सुन मंगल की बेचैनी और बढ़ जाती है। सोने की कुल्हाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर कोमल स्वर में समझती है, बेटा, अभी तो तुम्हारे पास अपनी कुल्हाड़ी है ना। जब सचमुच तुम्हें जरूरत होगी तब यह कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ समय आने पर ही मिलता है। मंगल झुंझला जाता है और मन ही मन सोचता है कि बूढ़ी उसे टाल रही है। ठीक है अम्मा, हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। इसके बाद दोनों लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। गोविंद आगे आगे चल रहा था, जबकि मंगल बार बार पीछे मुड़कर झोपड़ी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि उसका मन वहीं सोने की कुल्हाड़ी पर अटका था। अम्मा ने कहा है कि कुल्हाड़ी दूंगी, लेकिन कब? अब मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। रात का समय मंगल अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच था। अब तो मुझसे कुल्हाड़ी के बिना एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। वो सोने की कुल्हाड़ी मुझे किसी भी तरह हासिल करनी होगी। बूढ़ी ने कहा था, समय आने पर देगी तो क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा कर दूं और उसे मूर्ख बना डालूं। तभी अचानक गीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसकी आंखें नींद से भरी थीं। अरे सोना नहीं है क्या? पूरी रात ऐसे ही दरवाजे पर बैठे रहोगे? घर में चैन क्यों नहीं मिलता तुम्हें? अरे तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने चली आई? जाकर सो जा। मेरी मर्जी, मैं सोऊं या ना सोऊं। गीता गुस्से में उसका चेहरा देखती है, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। मंगल फिर से आसमान की ओर ताकता है और मन ही मन योजना बनाने लगता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंगल अपने हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ता है। उसका चेहरा दृढ़ और मन में चालाकी भरी थी। वह गोविंद के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाता है, गोविंद, ओ गोविंद, बाहर आ रे, तुझसे एक जरूरी काम है। गोविंद अंदर से बाहर आता है। वह अब भी कल की थकान से सुस्त दिखाई देता है। अरे मंगल, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ? मंगल चालाक मुस्कान छिपाते हुए गोविंद से कहता है, अरे गोविंद, लकड़ी लेने नहीं चलना तुझे? अरे भाई रुक, पहले कुल्हाड़ी तो लेने दे। गोविंद अंदर जाकर कुल्हाड़ी लाता है। मंगल बाहर खड़ा मन ही मन मुस्कुराता है, जैसे कोई चाल दिमाग में पहले से ही पक्की कर रखी हो। आज तो मेरी योजना पूरी होगी, बस एक धक्का चाहिए किस्मत को। इसके बाद दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। हवा पेड़ों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। गोविंद थोड़ा धीमा चलता है, जबकि मंगल तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अरे भाई मंगल, थोड़ा धीरे चल,
इतनी जल्दी कहाँ की है? अरे भाई, घर में और भी काम है, समय बर्बाद करने से क्या मिलेगा। दोनों जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करते हैं। कुल्हाड़ियों की थक ठक की आवाज जंगल में गूंजती है। मंगल मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को अंजाम देने का मौका ढूंढता है। अचानक वह अपनी कुल्हाड़ी गोविंद की कुल्हाड़ी से टकरा देता है और अगले ही पल दोनों कुल्हाड़ियां बीच से टूट जाती हैं। अरे गोविंद, क्या तू आंखें मूंद करके कुल्हाड़ी चला रहा है? देख, दोनों की कुल्हाड़ियां टूट गईं। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सावधानी से ही कुल्हाड़ी चला रहा था। ओ अच्छा, तू सावधानी से कुल्हाड़ी चला रहा था। यह सब तेरी गलती है। अब देख, हमारे पास काम करने लायक कुल्हाड़ी ही नहीं बची। गोविंद चिंतित खड़ा था, जबकि मंगल के चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपा चालाकी का भाव चमक रहा था। दोनों की टूटी कुल्हाड़ियां जमीन पर पड़ी थी। अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? कैसे मेरे घर का गुजारा होगा? सब बर्बाद हो गया। गुस्सा मत कर मंगल, मैं मजदूरी करके तेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी ले दूंगा। हाँ हाँ, तू तो अपने आप को बड़ा दानवीर समझता है। लगता है जैसे दुनिया का सारा भार तेरे कंधों पर है। तभी दूर खद्दी बूढ़ी दोनों को झगड़ता देख उनके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना अम्मा, इसने जानबूझकर मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। नहीं अम्मा, मैंने तो कुल्हाड़ी सावधानी से चलाई थी, धोखे से टकरा गई। तुम दोनों इस प्रकार झगड़ो मत। आओ, मेरे साथ आओ। बूढ़ी दोनों को अपने साथ झोपड़ी में ले जाती है। झोपड़ी के अंदर दीवार पर टंगी अलग अलग कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। सुनो बेटा, लो, चुन लो, कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? मंगल की आंखें सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा लालच से चमक उठता है। अम्मा, मुझे तो वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, वही चाहिए बस। ठीक है बेटा, जाओ ले लो। मंगल सोने की कुल्हाड़ी उठाकर अपनी आंखों में चमक भर लेता है। बेटा गोविंद, तुम भी एक कुल्हाड़ी ले लो। नहीं अम्मा, मेरे पास अभी एक और कुल्हाड़ी है, मुझे जरूरत नहीं। बेटा, मेरी मर्जी से तुम भी एक कुल्हाड़ी ले जा सकते हो, यह मेरा आशीर्वाद होगा। गोविंद विनम्रता से सिर झुकाता है और एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। मंगल जल्दी से बाहर निकलता है, जैसे उसे अब कोई और बात सुनने की फुर्सत नहीं। दोनों बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर घर की ओर लौटते हैं। मंगल के चेहरे पर उत्साह और आंखों में लालच तैर रहा था। अब मैं इस सोने की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा, इससे मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोनों गांव पहुंचते हैं। मंगल दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। अंदर घुसते ही वह सोने की कुल्हाड़ी को कोने में रख देता है। अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल वह सोने की कुल्हाड़ी धीरे धीरे चमक खोने लगती है और देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी पूरी तरह गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? भला ये कुल्हाड़ी कहाँ गायब हो गई? उस बुढ़िया ने मुझे धोखा दिए, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंगल गुस्से में ओस बुढ़िया की ओर जाने लगा। हर बराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह सब उस बुड्ढी का किया धरा है, उसी ने मेरे साथ यह सब किया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मंगल घायल तेजी से जंगल की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत झलकती है। जहाँ भी मिलेगी आज उस बुड्ढी को सबक सिखाऊंगा। वह जैसे ही जंगल में झोपड़ी वाली जगह पर पहुंचता है तो वहाँ से झोपड़ी गायब होती है। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट थी। अरे ये झोपड़ी कहाँ गई और वो बुड्ढी कहाँ गई? अरे ओ गई, सामने आ, तूने मेरे साथ ये क्या किया? वह जोर जोर से चिल्लाता है और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है। क्या हुआ मंगल, मुझे ढूंढ रहे हो? मंगल पलटकर देखता है। बूढ़ी औरत शांत खधी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सोने की कुल्हाड़ी मांगी थी और तुमने मुझे वो छीन ली। नहीं मंगल, यह मैंने नहीं किया। यह सब तेरे कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या गोविंद को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, गोविंद को भी उसका फल मिल चुका है। गोविंद अपने घर पहुंचता है। वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी दीवार के पास रख देता है। अगले ही पल कुल्हाड़ी चमकने लगती है और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों में बदल जाती है। गोविंद की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं।
अरे ये क्या, इतना सारा सोना मुझे लगता है ये सब उन अम्मा का आशीर्वाद है। धन्यवाद अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।